नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे तीन प्रमुख बॉलीवुड हेडलाइंस पर जो इस समय काफी लोगों का ध्यान खींच रही हैं। पहली खबर है, संजय कपूर की संपत्ति में अपना हक मांगने कोर्ट पहुंचे हैं करिश्मा कपूर के बच्चे। आप जानते हैं कि संजय कपूर की मौत के बाद से ही उनकी प्रॉपर्टी को लेकर तमाम तरह की खबरें आ रही हैं और बहुत तरह के सच हमने अभी तक सामने आते देख लिए हैं। और अब ये फाइनली ये है कि करिश्मा कपूर के बच्चे कोर्ट की शरण में हैं कि उन्हें संजय कपूर की संपत्ति में अपना हक चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट की शरण में ऐश्वर्या राय भी पहुंची हैं क्योंकि बिना इजाजत उनके फोटोग्राफ इस्तेमाल हो रहे हैं। साथ ही डीप फेक के जरिए कुछ अश्लील फोटोग्राफ्स वगैरह तैयार किए गए हैं। एक वेबसाइट है जो उनके नाम पर मग, टी शर्ट और पता नहीं क्या क्या बेच रही है, तो इसके लिए ऐश्वर्या राय पहुंच गई हैं। और तीसरी खबर है कि नेपो किड्स ही होते हैं बॉलीवुड के वफादार, ऐसा मानना है तनीषा मुखर्जी का, क्योंकि उनका कहना है कि सिर्फ नेपो किड्स ही होते हैं जो बॉलीवुड के प्रति वफादार होते हैं, बाकी कोई बॉलीवुड के प्रति वफादार नहीं होते हैं। तो इन तीन खबरों पे हम बात करेंगे। नहीं, सबसे पहले बात कर लेते हैं संजय कपूर की संपत्ति में अपना हक मांगने कोर्ट पहुंचे करिश्मा कपूर के बच्चे। जब से संजय कपूर की मौत का समाचार सामने आया जून में, पहले तो वो एयर क्रैश हुआ अहमदाबाद वाला, उसके बाद उन्होंने उस पर दुख जताया ही था और उसके कुछ ही घंटों बाद खबर आ गई कि वो पोलो खेल रहे थे और उनके मुंह में मक्खी गई, मक्खी ने डंक मारा और उसके बाद उनकी डेथ हुई। बाद में कहा गया कि उनको हार्ट अटैक हुआ था और फिर ये भी कहा गया कि बिल्कुल हष्ट पुष्ट थे, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बहुत ही फिट एंड फाइन थे, और इसके बावजूद ऐसा हुआ। फिर उनकी संपत्ति के बारे में तमाम तरह की अटकलें लगनी शुरू हुई और जिस कंपनी को उन्होंने बहुत नीचे से ऊपर तक पहुंचाया था, और खासकर जो संजय का बिजनेस है वो ऑटोमेटिव जो गाड़ियां हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ईवीज हैं, उनसे जुड़ा हुआ था। यानी पूरी दुनिया में अब ईवीज बढ़ रही हैं। उनका एक बढ़ता हुआ बिजनेस अंपायर अपने पीछे छोड़कर गए संजय कपूर। हालांकि उनकी निजी जिंदगी काफी विवादित रही। पहली शादी नंदिता मेहतानी से, फिर करिश्मा कपूर से, और उसके बाद फिर तीसरा विवाह भी उनका हो चुका था। और कुल मिलाकर अब ये जो मामला आगे बढ़ता दिख रहा है वो ये है कि अब क्या उनकी संपत्ति में कितना हिस्सा मिलेगा करिश्मा कपूर के बच्चों को। हालांकि बीच में ये भी खबरें आई थी कि उनका तलाक हो चुका था, उस वक्त सारी चीजें सेटल हो गई थी, बच्चों को क्या दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, लेकिन अब एक बार फिर से खबरें आ रही हैं। रवि जी, आप कैसे देखते हैं इस खास खबर को जो इस समय आ रही है इस समय? उज्जवल जी, सबसे पहले बहुत दिनों बाद हम जुड़े हैं, आपका धन्यवाद। आपने ये बढ़िया लाइव जो है इसको काफी टाइम बाद फिर से शुरू किया है और हम कोशिश करेंगे कि नियमित बने रहें यहाँ की रात को। बिल्कुल, तो बिल्कुल। देखिए, ये जो खबर आ रही ना, ये आज या कल में आनी ही थी। ये संभव ही नहीं था, मतलब कि संजय कपूर की मौत के बाद में ऐसा कुछ ना होता। क्योंकि जितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, 3,000 करोड़ बताई जाती है। 30,000 करोड़ 30,000 करोड़ 30,000 करोड़ का जो स्टेट है, ये जो बताया जा रहा है, और उसमें बहुत सारे दावेदार होंगे। उसमें आप देखिए, संजय कपूर की मौत के बाद सबसे पहले तो उनकी मां की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि भाई मुझे कुछ गड़बड़ियों का शक है और मुझे कई सारी बातें नहीं बताई जा रही है। फिर उनकी सिस्टर्स का भी कुछ मामला आया था। फिर उसके बाद अब करिश्मा कपूर, जिनसे कि तलाक हो चुका था उनका, लेकिन भाई बच्चे तो अपनी जगह पर हैं, वो वारिस हैं कहीं ना कहीं। और अब उनकी तरफ से ये केस दायर किया गया कि जो उनकी स्टेप मदर है प्रिया कपूर, उसके अगेंस्ट में, कि भाई जो उन्होंने एक विल जो है वो नई सामने लेकर आई है, प्रिया कपूर के बारे में कहा जा रहा है। अब वो विल में क्या है वो ये तो नहीं सामने आया है, लेकिन सारा विवाद उसी विल को लेकर है कि भाई ये गलत तरीके से बनाई गई है, ये धोखाधड़ी और जालसाजी के जो मामले हैं चलते हैं। तो ये इतना आसान तो होना नहीं था कि इतने बड़े उद्योगपति थे, 3 शादियां, 2 विवाह जो है उनमें उनके बच्चे भी हैं, फिर उनकी बहनें, माँ, ये सारा मामला। तो ये आज नहीं कल ये चीज तो होनी थी, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि संजय कपूर जब तक जीवित थे उनकी कोई खास चर्चा नहीं होती थी। उनकी एक ही पहचान मीडिया के बीच बनी रही कि करिश्मा कपूर के पूर्व पति। लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु होती है और उसके बाद से वो जिस तरीके से खबरों में आना शुरू होते हैं और जिस तरीके से सारी चीजें होती हैं, अब देखिए, बच्चों ने दिल्ली हाई कोर्ट में जो कहा है वो उस पर हम एक बार गौर कर लेते हैं। उन्होंने तर्क ये दिया है
कि पहली खबर तो यह कि करिश्मा कपूर के जो बच्चे हैं समायरा और कियान, इन्होंने अपने दिवंगत पिता संजय कपूर की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। दोनों बच्चों ने जो मुकदमा दायर किया है उसमें उन्होंने दावा किया है कि उनकी सौतेली मां प्रिया सचदेव ने संजय की वसीयत में जालसाजी की है। अब यहाँ पर एक बात गौर करने वाली यह है कि हमने बहुत सी ऐसी तस्वीरें देखी हैं गूगल पर, तमाम जगह, जहां प्रिया सचदेव, करिश्मा कपूर, समायरा और ये दोनों जो बच्चे हैं कियारा, ये सब के सब साथ में बैठे दिखाई दे रहे हैं और इस बात को बड़ा सुनिश्चित किया था। इनफैक्ट मैंने कई ऐसी खबरें भी पढ़ी जहां प्रिया करिश्मा की तारीफ कर रही है, करिश्मा प्रिया की तारीफ कर रही है, दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन ये शायद सब तब तक था जब तक कि संजय कपूर बीच में थे। संजय कपूर के जाने के बाद शायद रिश्तों में तल्खी आ गई है, जो कि इसमें साफ दिख भी रहा है। बच्चों का यह भी कहना है कि उनके पिता द्वारा कथित रूप से बनाई गई वसीयत कानूनी और लीगल दस्तावेज नहीं है बल्कि जाली और मनगढ़ंत है। तो सीधे तौर पर करिश्मा के बच्चों ने आरोप लगाया है प्रिया सचदेव पर और अब वो अदालत पहुंच चुके हैं। उन्होंने तर्क ये भी दिया है कि इसी कारण से कथित वसीयत के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उन्हें दिखाए गए, इसीलिए बच्चों ने अदालत से रिक्वेस्ट की है कि उन्हें डॉक्यूमेंट की एक कॉपी दी जाए। इसके अलावा करिश्मा कपूर के बच्चों ने भी अदालत से अनुरोध किया कि जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता तब तक प्रिया सचदेव को वसीयत पर अमल करने से रोका जाए। अब सारा मामला यहीं पर आकर रुक गया है। 12 जून 2025 का दिन लंदन के पोलो ग्राउंड में संजय कपूर ने अपनी आखिरी श्वास ली। किसी को यकीन नहीं हुआ, कोई नहीं जानता था कि संजय कपूर जो 53 साल की उम्र में अच्छे खासे दिख रहे थे, वो अचानक से इस तरीके से सबके बीच में से हमेशा के लिए यूं चले जाएंगे। और इस संपत्ति को लेकर चल रही बातचीत में उस वक्त एक बड़ा मोड़ आया था जब संजय की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव की बेटी सफीरा ने कथित तौर पर अपना उपनाम चटवाल हटाकर कपूर रख लिया था, जो कि बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है संजय कपूर की। उन्होंने अपना सरनेम जब हटाया चटवाल, और चटवाल से हटाकर उन्होंने अपना सरनेम कपूर रख लिया, उसके बाद से ही ये पूरा का पूरा मामला शुरू हुआ। अब हाल ही में जो संजय कपूर की बहन है मंदिरा कपूर, उन्होंने भी दावा किया कि उनकी मां को, जो संजय कपूर की पत्नी है प्रिया सचदेव समेत कई लोगों ने कानूनी कागजों पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। यानी अब शक के घेरे में प्रिया सचदेव आ गई हैं। संजय कपूर के जाते ही सबके निशाने पर इस समय प्रिया सचदेव आ गई हैं। और मंदिरा कपूर ने एक टीवी चैनल को यह भी बताया कि वो हमें कागज नहीं दिखा रहे हैं जिस पर उन्होंने इन 13 दिनों के अंदर हमारी मां से हस्ताक्षर लिए हैं। मेरी मां को बंद दरवाजे के पीछे कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया, और ऐसा एक नहीं बल्कि 2 बार हुआ। ये बाकायदा टीवी चैनल में दिया हुआ स्टेटमेंट है संजय कपूर की बहन मंदिरा कपूर का, और उन्होंने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं इस बात को लेकर। मंदिरा ने यह भी कहा कि जिस कमरे के अंदर उनकी मां थी, जहां पर बैठकर उन्होंने साइन किए, जिसको वो बंद दरवाजा बता रही हैं, वहां पे 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजा खुलता है फिर दूसरा है, और उसके अंदर वो कमरा है। उनका कहना है कि वहां पे 2 दरवाजे, एक अंदर एक बाहर, और इसीलिए मेरी बात सुन नहीं पाई, मैं दरवाजा खटखटाती रही, मैं दुखी थी। वो कहना चाहती थी कि इस पर जो उनसे साइन लिए जाएंगे वो बातों में ना आए। तमाम चीजें उन्होंने टेलीविजन चैनल पर कही, और उन्होंने ये भी कहा कि जिस वक्त वो बहुत गहरे शोक में थी, उनका बेटा चला गया, उस वक्त वो काफी दुखी थी, और वो अपनी बेटी के पास जाकर कहती हैं कि मुझे नहीं पता कि मैंने किन कागजों पर दस्तखत कर दिए हैं, तब से हम पूछ रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिल रहा है, आप हमसे क्या छिपा रही हैं, मुझे लगता है किसी न किसी समय सच्चाई सामने आएगी। तो ये पूरा का पूरा मामला जो है इस तरीके से सामने आया है। और जैसा कि शुरू से कहा जा रहा था, जैसा रवि जी आपने भी जिक्र किया कि उनकी मां ने आकर सबसे पहले ये बात कही थी कि भाई मुझसे सिग्नेचर लिए गए हैं। तो अभी संजय कपूर जा चुके हैं, उनकी मां जिनसे हस्ताक्षर लिए गए हैं, उनकी जो इस समय जो पत्नी प्रिया सचदेव, उनके ऊपर सबका फोकस आ गया है। और यहाँ करिश्मा के बच्चों का भी कहना है कि उनकी जो फादर की जो लीगल वसीयत थी उसको बहुत जाली तरीके से पेश किया गया है, और वो असली कागज देखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि मामला लंबा चलने वाला है। ये जो अचानक इस तरह की मृत्यु हुई है, हो सकता है इसमें अब और बहुत सी चीजें निकल कर सामने आए, क्योंकि मामला अदालत में है, तो जाहिर है दोनों पक्ष अपनी अपनी तरफ से दलील रखेंगे, इसलिए हम अपनी तरफ से कुछ भी दावे के साथ नहीं कह सकते कि कौन सा पक्ष क्या बोल रहा है। ये तो खैर अदालत का काम है सच उगलवाना और सच की तलाश करना और न्याय देना। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि कुछ ना कुछ
गड़बड़ है और कुछ ना कुछ ऐसा है जो चल रहा है। देखिए, आपने कहा प्रिया सचदेव या जो प्रिया कपूर भी लिखती है, मुझे एक चीज और याद आई। संजय कपूर की मौत के कई दिनों बाद तक वो दिखाई नहीं दी थी। मीडिया में इस तरह की भी खबरें आई कि भाई प्रिया कहीं दिख नहीं रही है, तो उस वक्त भी वो लोगों के ध्यान में थी। और अब जिस तरह से ये चीज सामने आई है करिश्मा कपूर के बच्चों के केस करने के साथ में, अब वो पूरी तरह से सेंटर में रहने वाली हैं, वो सुर्खियों में रहेंगी। और क्योंकि बात वही है, संजय कपूर भी ज्यादातर इसी बात के लिए याद किए जाते थे कि वो करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड हैं, तो इस केस में पूरा फोकस वही होने जा रहा है कि करिश्मा कपूर क्योंकि बॉलीवुड का चेहरा है, तो ये सारी खबरें जो है इसी एंगल से आएंगी, सबकी नजरें रहेगी, ये इंटरेस्ट का मुद्दा बनता जाएगा। और क्योंकि इतनी बड़ी रकम लगी है, इसमें बहुत सारी लेयर्स होंगी। अभी तक का जितना मामला दिखता है उसमें एक तरफ प्रिया सचदेव या प्रिया कपूर दिखती है और बाकी पूरी फैमिली दूसरी तरफ दिख रही है। तो अब इसमें वो जो ये कहा जा रहा था कि संजय कपूर की जो विल है या जो उनका सारा कुछ था, वो एक कोई ट्रस्ट बना दिया था उन्होंने, उसके थ्रू चीजें चल रही थी, ये भी चीजें आई हैं। तो क्या वो चीजें ठीक है या ये जिस नई विल की बात की जा रही है ये ठीक है? तो ये मामला बढ़ेगा और प्रिया सचदेव सेंटर में रहेंगी। और मुझे लगता है कि अब भले ही ओटीटी का समय आ गया है, लेकिन ये किसी वेब सीरीज, थ्रिलिंग वेब सीरीज या जो एकता कपूर वाले सीरियल हुआ करते थे उनकी कहानियां जिस तरह से थी, ये उसके लिए परफेक्ट मसाला है, जिसमें बॉलीवुड भी है, बिजनेस भी है, पोलो जैसा स्पोर्ट्स भी है। मैं इस चीज को इस तरह से देख रहा हूं कि इंसान का दुश्मन असल में उसका खुद का कमाया हुआ पैसा हो जाता है और उसके खुद के बनाए हुए रिश्ते हो जाते हैं। कैसे ये रिश्तों और पैसे का जो सारा मामला चलता है आगे, कि आप जिन रिश्तों को अपना समझ रहे होते हैं वो आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। आपका अपना कमाया हुआ पैसा ही वो वजह बन जाता है कि जिनको आप अपने कह रहे थे वो आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, आपके सामने खड़े हो जाते हैं और उस पैसे के लिए खड़े हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये वही एक तरह से वही सीन हमें फिर से दिखाई दे रहा है, जहां इंसान का दुश्मन पैसा, इंसान पैसे के पीछे भागता है और फिर इंसान के जाने के बाद वो जिन्हें अपना कहता है उसके अपने लोग उस पैसे के पीछे भागते हैं। और यहां से हम कहते हैं कि जब किसी की मृत्यु होती है तो हम क्या क्या कहते हैं कि उनका निधन हो गया है। तो उनका निधन में भी धन शब्द आता है, यानी जब वो धन से दूर चले जाते हैं तो उनके जो अपने करीबी हैं वो उनके धन की तरफ पीछे भागने लगते हैं। वाकई बहुत ही सैड पिक्चर है ये, बहुत ही खराब तस्वीर है ये, जिसे कोई देखना नहीं चाहेगा। एक तो संजय कपूर की खुद की भी कोई खास उम्र नहीं थी, वैसे तो जाने की कभी कोई उम्र नहीं होती, लेकिन हाँ वो अच्छे खासे फिट थे और ऐसी कोई बीमारी नहीं थी उनको, अच्छे खासे खेल रहे थे। पोलो खेलने वाला व्यक्ति, पोलो खेलने का मतलब है कि आप हॉर्स राइडिंग करते करते आप बाकायदा उस खेल को अंजाम देते हैं, तो आपका पूरी बॉडी बहुत फिट होती है, तब आप खेल पाते हैं। तो कुल मिलाकर ये मामला ये है कि संजय कपूर के बारे में सुनकर जानकर दुख होता है कि अब एक अलग तरह का तमाशा, एक अलग तरह का बखेड़ा खड़ा हो चुका है और जो ऐसा लगता है कि कानून की नजर में अब काफी लंबा चलने वाला है। ये मामला शायद एकदम से तो नहीं निपटेगा, दोनों तरफ से बहुत सारी चीजें पेश की जाएंगी और देश की जनता को इंतजार रहेगा, क्योंकि लोग अक्सर जो पॉपुलर फिगर्स होते हैं, जो मशहूर पर्सनैलिटीज होती हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है उनके बारे में जानना चाहते हैं लोग। मुझे लगता है कि हम अगली खबर की तरफ बढ़ सकते हैं और अगली खबर जिसका हमने जिक्र किया कि ऐश्वर्या राय बच्चन पहुंची हैं दिल्ली हाई कोर्ट की शरण में और उन्होंने ये कहा है कि मेरी बिना इजाजत मेरी तस्वीरें इस्तेमाल की जा रही हैं, कहीं किसी टी शर्ट पर, कहीं किसी मग पर, कहीं किसी और मर्चेंडाइज पर लगा के तस्वीरें बेची जा रही हैं। लोग मेरे फोटो बेचकर पैसा कमा रहे हैं और ये सब यहां तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी जगहों पर भी इन्हें बेचा जा रहा है जो किसी भी महिला के लिए बड़ा गंभीर मामला हो जाता है कि आप अश्लील कंटेंट में उनके चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो पहुंची, और ऐश्वर्या ऐसा करने वाली पहली शख्सियत नहीं है बॉलीवुड की। इससे पहले जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन, ये तीनों पहुंच चुके हैं। पर्सनैलिटी राइट्स का मामला, एक बड़ी खास बात यह कि हमारे देश के कानून में अभी पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर कोई अलग से कानून नहीं है, लेकिन हाँ, निजता का सम्मान
सम्मान होना चाहिए, प्राइवेसी का सम्मान होना चाहिए। इसी के तहत अब बातचीत शुरू हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि जो जब से हमारे जीवन में AI और डीप फेक आया है तो ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि बात सिर्फ ऐश्वर्या राय बच्चन या किसी एक फिल्मी हस्ती की नहीं है। अगर हमारे आपके जैसे साधारण दिखने वाले लोगों के चेहरे का इस्तेमाल भी अगर गलत तरीके से किया जाएगा तो डेफिनेटली हमें ये नागवार गुजरेगा। खासकर महिलाओं के केस में तो ये और भी सेंसिटिव हो जाता है। आप कैसे देखते हैं रवि जी इसको? बिल्कुल, आपने जो लास्ट लाइन कही कि ये बहुत सेंसिटिव है, महिलाओं के केस में तो खास तौर पर हो जाता है। जब से AI आया है ये खतरा बढ़ गया है, और इस चीज को महानायक अमिताभ बच्चन ने भी एड्रेस किया, इसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एड्रेस किया, और सब लोग इसके खतरे को समझ रहे हैं कि ये क्या कर सकता है। क्योंकि हम लोग जब मोबाइल यूज करते हैं तो कई बार अचानक कुछ ऐड वगैरह आ जाते हैं, कुछ चीजें आप लोगों ने भी देखा होगा, जहां तक मुझे पूरा भरोसा है। एक मैं ऐप कोई देख रहा था, उसमें यह है कि 2 लोगों की तस्वीरें अलग अलग अपलोड कीजिए और फिर कुछ उसमें बटन दबाइए तो वो उसको रिक्रिएट कर देता है, दोनों को किस करते हुए दिखाता है। जी 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 तो जी। ये ऐसे बहुत सारे ऐड, तो मैं हैरान रह गया, मतलब और एकदम वो रियल जैसा कर देता है। तो अब आप सोचिए ये चीज मोबाइल फोन तक में पहुंच चुकी है कि आपको सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करना है, तो उसमें आप जिसको लेकर आपकी फैंटेसी है उसकी तस्वीर के साथ अपनी तस्वीर बना सकते हैं। किसी को आपको बदनाम करना है तो उसको जोड़कर वहां पर जो है, ये तो छोटा सा नमूना है। अब बात वही है कि चीजें हमारे हाथ में आ गई है, हम उनका इस्तेमाल कैसे करें और कैसे ना करें। तो ये तो तकनीक का खतरा है। लेकिन अगर हम नैतिकता की भी बात करें, और जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ जो पर्सनैलिटी राइट्स वाला, इस पर अभी कोई कानून नहीं है। दरअसल ये सब्जेक्ट ही बहुत नया है, क्योंकि मुझे याद है जब हम छोटे थे तो कटिंग की दुकान, बाल कटाने जाते थे तो बाहर पता चलता था कि अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना का पोस्टर लिखा हुआ है, लगा हुआ है, और वहां नाई जो है उसने अपनी दुकान का नाम लगा रखा है, पेंट वगैरह करा के अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना को। तो वो तब भी वो चेहरे और उनका स्टाइल बेच रहा था, पर वो बहुत अलग और बहुत छोटी सी चीज थी। अब मामला जो है बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो गया। जैसे ऐश्वर्या वाले मामले में है कि कोई वेबसाइट है, उनके नाम की प्लेन टी शर्ट के ऊपर उनका फोटो, उनका सिग्नेचर जो है वो छाप कर दे रही है, मग के ऊपर दे रही है। आप उसका प्रोफेशनल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो राइट्स उन्होंने आपको नहीं दिए हैं। तो इस तरह से जो लोग कर रहे हैं, और AI के साथ में तो एक खतरा फिल्म इंडस्ट्री में भी पैदा हो गया है। किसी की आवाज को रिक्रिएट कर लिया जा रहा है। अब किसी की फिल्म में जो पर्सनैलिटी, अब उनको डर है कि भाई इसमें ऐसा AI वाला तो कुछ हमने साइन नहीं किया था, अब इसको रिक्रिएट करेंगे। वो प्रोड्यूसर कल को उस फिल्म के थ्रू आपकी पूरी पर्सनैलिटी और ऑरा जो है उसको पूरा रिक्रिएट करके एक नया सिनेमा बना सकता है। तो AI ने बहुत सारी सुविधाएं अगर दिए तो ये खतरे भी डाल दिए हैं, और इसमें नैतिकता के साथ आर्थिक मामला भी है। अगर किसी कलाकार की आवाज जो है उसकी संपत्ति है, लेकिन अगर वो AI की जद में आ जाती है और AI उसके जैसे उसकी आवाज के 100 गाने बना देता है, तो वो आर्टिस्ट क्या करेगा? सवाल ये है, रोक तो है नहीं। और ये चीज लगातार फैलती जा रही है, कुछ हाथों में सीमित तो नहीं है कि AI सिर्फ आपके पास है और मेरे पास नहीं है। ये जो छोटा सा एक एग्जांपल मैंने वो ऐप वाला दिया, ये तो इसका फॉर्मेट लगातार जो है वो बदलता जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा ये विकसित होता जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथ में पहुंचता जा रहा है। इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? फिर सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ कानून इसको कंट्रोल कर पाएगा? दरअसल इस खतरे की सीमा में हम सब हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हमको अंदर खुद से समझना पड़ेगा, और मुझे लगता हो सकता है आने वाले समय में इसको एजुकेशन के दायरे में भी लेकर आया जाएगा, कि हम पहले से शुरू से समझाएं इसके खतरे क्या है, इसका क्या इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, किन चीजों से बचना है। तो ऐश्वर्या जो कोर्ट में गई है, उसका जो एक खास एक एंगल वो भी है, जो उनके वकील ने कहा है कोर्ट में कि भाई ऐसा बहुत सारा आपत्तिजनक कंटेंट है, ऐसे वीडियो और तस्वीरें हैं जो अश्लील हैं और जिनको की मॉर्फ करके जो है वो बनाया गया है। तो ये तो बहुत ही गरिमा के खिलाफ मतलब है ये सारी चीजें, और किसी की अपनी पर्सनल फैंटेसी है, ये वो क्या बोलते हैं ना कि अब उसको एक गंदे तरीके से बाहर लेकर आना और उससे पैसा भी कमाने का मामला है। देखिए ये बात भी है, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया में आते हैं, पैसा कमा रहे हैं उससे लोग,
तो ये बहुत गलत तरीका है। तो मुझे लगता है इस मामले की सुनवाई शायद नेक्स्ट जो है अभी 5 तारीख को ही है, अगली 5 तारीख को या 15 तारीख। तो 15 जनवरी इसमें को जल्दी कोर्ट होगा। में दोबारा सुनवाई होगी, उससे पहले रजिस्ट्रार के पास सुनवाई होगी, फिर कोर्ट में हाँ सुनवाई हाँ होगी और इस पर बिल्कुल। एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक्शन लिया जा चुका है। चाहे अनिल कपूर का केस हो, चाहे जैकी श्रॉफ का हाँ केस हो, चाहे अमिताभ बच्चन का केस हो, तो ये होना भी चाहिए, क्योंकि इसमें तो कोई भी सुरक्षित नहीं। मुझे याद है कि सबसे पहले रश्मिका मंदाना का डीप फेक आया था, और हम जब इसकी बिल्कुल बात कर रहे हैं तो हम अगले टॉपिक पर बढ़े उससे पहले आज की जो देश की दुनिया की सबसे बड़ी खबर है, देश की तो नहीं पर दुनिया की सबसे बड़ी खबर है कि किस तरह से जनता की आवाज को दबाने की कोशिश हुई नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन लगाकर, लेकिन वो बैन लग नहीं पाया, और किस तरीके से जेनजी ने वहां पर रिएक्ट किया। वहां पे प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। अब खबरें आ रही उनके वहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो देश छोड़कर भाग सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया या एआई या जो मॉडर्न साइंस है, वो हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो हमारे रग रग में किस तरह से बस चुकी है और किस तरह से हमें अपने शिकंजे में ले चुकी है, ये इसका एक उदाहरण है। हाँ देखिए, जैसे अब ये हवा पानी और भोजन की तरह जो है हमारे जीवन का हिस्सा हो चुका है। हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इंटरनेट के बगैर हमारा जीवन है। हाँ, जबकि ये बहुत पुरानी बात नहीं है हमारे जीवन में, इंटरनेट कोई बहुत पुराना नहीं है, लेकिन ये इस तरह से घुल मिल गया है कि इसके बगैर अब दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके बगैर आप नहीं जी सकते हैं, क्योंकि सारे संपर्क और संबंध जो हैं वो जो पहले डायरेक्ट हुआ करते थे, अब इस पर शिफ्ट हो चुके हैं। बगैर इंटरनेट के, बगैर सोशल मीडिया साइट्स के अब ये है ही नहीं। मतलब अगर जो भी संबंध है लोगों का, तो उसके बीच में कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया है, इंटरनेट के थ्रू जो चीजें चल रही हैं। आप व्हाट्सएप कह लीजिए, अगर लोग व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क में है तो व्हाट्सएप है। कितनी सुविधा हो गई है। हालांकि इसके फिर वही बात है, बहुत सारे खतरे हैं, और शायद उन्हीं खतरों को देखते हुए नेपाल सरकार जो है ये चाह रही थी कि हम इन सोशल वेबसाइट्स पर या जो भी ऐप है उन पर बैन कर दें, और वो अपने वहां के कानूनों के दायरे में लाना चाह रही थी, और इसलिए उन्होंने बैन कर दिया। मगर शायद उनको ये अंदाजा नहीं था कि क्योंकि जब लोगों के पास रोजगार नहीं है, जब लोग पढ़ लिख कर भी खाली बैठे हुए हैं और वो इसी पर अपना समय बिता रहे हैं, और वो चीज भी अगर आपने उनसे छीन ली तो फिर वो यही एक उनका सहारा है। मतलब वही बात है, खोली है इसके बीच में, आंखें ही खोली हैं इसके बीच में। उन्हें हमारी तरह बिना सोशल मीडिया, बिना सेलफोन के जीवन नहीं देखा है उन्होंने, जो हम लोग काफी खुशकिस्मत हैं कि हमने वो उस वक्त देखा। मतलब दो ही चीज चाहिए, आटा और डाटा, बस। हाँ, आटा और डाटा, सही बात। आटा और डाटा, दो चीज में ही काम चल रहा है, बाकी भले ही कुछ ना मिले तो ही चल जाएगा। तो ये आटा और डाटा के चक्कर में पूरी क्रांति हो गई है वहां पे। और लेकिन ये दुनिया भर के तमाम देशों और सरकारों के लिए भी कहीं ना कहीं जो है, आप चाहे इसको चेतावनी समझ लीजिए, चाहे खतरा समझ लीजिए, ये तैयार है और सामने खड़ा हुआ है। अब इससे कैसे निपटेंगे, कितना कानून के दायरे में ला पाएंगे, किस लिमिट तक ला पाएंगे या बिल्कुल नहीं ला पाएंगे, तो इसके एनालिसिस होंगे, और कभी हम इस पर भी बात करेंगे आगे। हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो नेपो किड्स के बारे में है। तनीषा मुखर्जी, जो काजोल की छोटी बहन है, तनुजा की बेटी हैं, शोभना समर्थ की ग्रैंड डॉटर हैं, मोनीश बहल की कजन हैं, अजय देवगन की सिस्टर इन लॉ हैं, और अगर कुछ मैं मिस कर रहा हूं तो वो भी आप जोड़ दीजिए रवि जी। उनका ये कहना है कि मुखर्जी, अयान मुखर्जी सब कजन ही है, और क्या है। मुखर्जी जो है बॉलीवुड के सबकी रिश्तेदार है वो। उनका ये कहना है कि नेपो किड्स ही होते हैं बॉलीवुड के वफादार। अब ये जो पूरा मामला है, इसको वो इस तरह से रखना चाह रही हैं सबके सामने। देखिए, नेपो किड्स की अगर हम बात करें तो जो सबसे ताजा मामला मुझे दिखाई दे रहा है वो है नमाशी चक्रवर्ती का। नमाशी जो मिथुन के बेटे हैं, जिन्होंने खुलकर कहा कि साहब हर नेपो किड का ऐसा नहीं होता, मेरे भाई को देखो मेमो का क्या हुआ, मैं भी अभी तक बस जूते ही घिस रहा हूं, मुझे कोई मौका नहीं मिला है। भाई हर किसी की किस्मत टाइगर श्रॉफ जैसी नहीं होती, हर किसी की किस्मत जो है अनन्या पांडे जैसी नहीं होती, जानवी कपूर जैसी नहीं होती, वरुण धवन जैसी नहीं होती कि उनके ऊपर करण जौहर का हाथ हो। यानी नेपो किड्स में भी दो कैटेगरीज अवेलेबल हैं, एक विद करण जौहर, एक विदाउट करण जौहर। विद करण जौहर जो है उनके अंदर टैलेंट हो ना हो लेकिन उन्हें काम मिलता रहेगा। विदाउट करण जौहर जो है उनका हाल कैसा होता है आप समझ लीजिए। मिमो और नमाशी चक्रवर्ती बता देंगे आपको। और बहुत हद तक
सूरज पंचोली भी, उनको तो सलमान ने भी काफी सपोर्ट किया, लेकिन जब तक करण जौहर का आशीर्वाद उनको नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर अब तनीषा मुखर्जी का कहना है कि जो बाहर से लोग आते हैं वो बॉलीवुड के वफादार नहीं होते। तो यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि बॉलीवुड ये किनके डैडी जी का है, मतलब ये यहाँ वफादारी के लिए कहाँ वो लगाना पड़ता है, मत्था कहाँ टेकना पड़ता है, जहां से हमको ये मिलता है कि भाई आप वफादार हैं। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा किनके डैडी जी का है। तो इनका तो यह है कि क्योंकि बॉलीवुड में है तो सिक्का उछालेंगे, चित आया तो भी मेरा, पटाया तो भी मेरा, और बॉलीवुड मेरे बाप का। तो सारी गोटियां जो है आपके पाले में है। मतलब इनके पिताजी ने बनाई है जैसे सारी चीजें जो है कि यहाँ पर जो ये वफादारी का टेस्ट ले रही हैं और ये खुद को बता रही हैं कि देखिए हम तो वफादार हैं, और बाहर से आने वाले जो है वो उन्होंने कहा कि कुछ और चाहते हैं, मतलब पैसा कमाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, वो इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं सोचते हैं, वो इस इंडस्ट्री को कुछ नहीं देते हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, पहली पीढ़ी के बाद जो भी बॉलीवुड या हिंदी सिनेमा की पहली पीढ़ी रही होगी, दादा साहब फाल्के वाला जो दौर था, उसके बाद से जितने लोग आए हैं, जिनके परिवार दर परिवार इस इंडस्ट्री में अभी तक चल रहे हैं, या बहुत सारे मरखब भी गए, खत्म भी हो गए, जिन्हें इसी फिल्म इंडस्ट्री के लोग याद नहीं करते। कंट्रीब्यूशन देख लीजिए किसका ज्यादा है सिनेमा को आगे बढ़ाने में, चाहे वो मेकिंग के लिहाज से हो, चाहे स्टारडम के लिहाज से हो, चाहे पैसा कमाने के लिहाज से हो। अब कंट्रीब्यूशन आपने कहा तो मुझे याद आया कि हमारे देश में एक बहुत बड़े फिल्मकार हुए हैं जिन्हें द ग्रेट शोमैन कहा जाता है। मैं राज कपूर साहब का जिक्र कर रहा हूँ। उनका पूरा परिवार, मतलब मुझे नहीं लगता कि जितना उनका परिवार बॉलीवुड में है उतना कोई दूसरा परिवार रहा होगा कभी। लेकिन उनके परिवार ने तो भाई आरके स्टूडियो का ही सौदा कर दिया। तो वो जो एक बहुत बड़ी विरासत है आरके स्टूडियो, जहां मतलब अगर बॉलीवुड का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें आरके पर एक अच्छा खासा बड़ा चैप्टर होगा, क्योंकि आरके का जो योगदान है, मतलब मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उसका ही सौदा हो गया। तो अब कहा जाता है बॉलीवुड फर्स्ट फैमिली, तो बॉलीवुड फर्स्ट फैमिली जो है वो तो अपने ही उनके ही सबसे बड़ी विरासत को उन्होंने सोचा कि चलो भाई हो गया काम, आगे बढ़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बात हमें बताती है कि कितना सीरियस, क्या कितने सिंसियर रहे हैं वो लोग जो कि सो कॉल्ड बॉलीवुड के नेपो किड्स हैं या सो कॉल्ड बॉलीवुड फैमिली से आते हैं। तनीषा क्या है, फेल्ड एक्ट्रेस है। हाँ, मतलब खुद क्या किया है ये तो वो खुद भी मान चुकी है, खुद कई बार माना है। नहीं, उन्होंने जो जिस इंटरव्यू में ये वाली बात कही उसमें कहा है कि भाई मैं खराब एक्टर नहीं हूं, मैं खराब एक्टर नहीं थी, मुझे अच्छे डायरेक्टर्स का साथ नहीं मिला। मतलब वो ये मान रही हैं कि उनकी एक्टिंग में बड़ा दम था। तो भैया आपने तो यशराज की भी फिल्म की, आपको बड़े बड़े प्रोड्यूसर मिले। यशराज को भी कहते हैं कि यशराज में भी दम नहीं है। दम नहीं है, मतलब आप में अगर टैलेंट होता तो आपको मौके मिल रहे होते। अब मतलब आज इनकी अपनी जान पहचान क्या है, काजोल इनकी बहन है, अजय देवगन इनके जीजाजी हैं, यही इनकी पहचान है और कोई पहचान नहीं है। और उस पर वो इतनी बड़ी बड़ी बात करें कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है, पहले तो खुद का कंट्रीब्यूशन बताना चाहिए। इनसाइडर आउटसाइडर की बात करें, अमिताभ बच्चन क्या फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से आए थे? उनसे पहले राजेश खन्ना क्या फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से आए थे? ओमपुरी और नसीर साहब जैसे एक्टर क्या फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से आए थे? अमोल पालेकर, इरफान, नवाजुद्दीन, बिल्कुल फारूक शेख, शाहरुख खान, आज की शाहरुख खान की बात कर लेते हैं। तो ये क्या, ये इंडस्ट्री के अंदर से आए थे। कार्तिक आर्यन बिल्कुल नई पीढ़ी में भी चल रहे हैं, तो वो भी किसी बॉलीवुड फैमिली से नहीं आए। हाँ, तो मतलब ये वफादारी का क्या पैमाना, मतलब कि आए फिर एक एप्लीकेशन दें आपको, या फिर यहाँ बॉलीवुड में आने के लिए कोई शपथ लेना पड़ेगी कि भाई हम इसके लिए वफादार रहेंगे। मतलब शब्दों का चयन ही गलत है। और नेपो किड्स की जो प्रॉब्लम है ये रियल में प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि हम देख रहे हैं जीरो टैलेंट वाले लोगों को एक के बाद एक फिल्में मिल रही हैं, उनको थोपा जा रहा है दर्शकों को कि आप इनको देखिए ही देखिए, पैसा बर्बाद हो रहा है। अब पैसा बर्बाद हो रहा है, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जो हमारे टाइगर श्रॉफ जी हैं वो बहुत ही बढ़िया एक्शन करते हैं, लेकिन उस एक्शन के साथ अगर हम उनकी डायलॉग डिलीवरी देखने जाएं तो पता लग जाता है कि क्या स्तर है डायलॉग डिलीवरी का, या
इतना तो मैं कह सकता हूं कि इस देश में ऐसा कोई एक्टर नहीं होगा जो बनना चाहता हो या हो इस समय, जो टाइगर श्रॉफ की तरह डायलॉग डिलीवरी करना चाहता हो। लोग उनके डांस की और एक्शन की तारीफ करेंगे, लेकिन एक्टिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा डायलॉग डिलीवरी होता है। अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, देवानंद, आप जितने नाम आ रहे हैं ले लीजिए, उन सबकी संवाद अदायगी के लिए वो लोग जाने जाते हैं। राजेश खन्ना के पास कोई सिक्स पैक ऐप नहीं था, अमिताभ बच्चन के पास कोई नहीं था, दिलीप कुमार के पास कोई नहीं था, देवानंद के पास कोई नहीं था। आज के जमाने में आ जाए तो गोविंदा के पास भी नहीं था। तो बिना सिक्स पैक ऐप के ये लोग अपनी संवाद अदायगी, अपनी कॉमिक टाइमिंग, अपने एक जो कहते हैं ना, जो एक्टिंग का जो रियल टैलेंट होता है, उसके जरिए इतने समय तक, लंबे समय तक आज भी याद किए जाते हैं। आज भी इनकी फिल्म का कोई सीन देख लीजिए। लेकिन अब टाइगर श्रॉफ लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। अनन्या पांडे का भी वही हाल है, जानवी कपूर का भी वही हाल है, वरुण धवन का भी वही हाल है। लेकिन इनको बार बार रिपीट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये खास फैमिली से आते हैं, खास सरनेम से आते हैं। ठीक है, हर किसी को अपना शौक होता है अपने पैसे में आग लगाने का, कोई भी अपने पैसे में आग लगा सकता है, और अगर आप अपने पैसे में आग लगाएंगे तो आपको रोकने कौन आएगा। लेकिन साथ में फिर ये मत कहिए कि आप टैलेंटेड हैं। आप ये कह सकते हैं कि हाँ, मैं अपने पैसे में आग लगाता हूँ, मैं अपनी पिक्चर लाता हूँ, पिक्चर पिट जाती है, फ्लॉप हो जाती है, कोई देखने नहीं आता, मैं फिर से अपनी पिक्चर ले आता हूँ, वो आप कह सकते हैं, पर ये नहीं कह सकते कि आप टैलेंटेड हैं। देखिए, टैलेंट के पैमाने पर तो ये लोग बहुत पीछे हैं, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं, ये जो डिवाइड ये कर रहे हैं, जैसे ये स्टेटमेंट में, कि जो लोग अंदर से आते, जो इंडस्ट्री के अंदर की फैमिली से, ये फिल्म इंडस्ट्री का भला चाहती हैं, बाहर वाले लोग अपने स्वार्थ से आते हैं। तो भाई साहब, जो लोग अंदर थे उन्होंने ही बड़े बड़े स्टूडियो बनाए, उन्होंने ही बड़े बड़े बंगले बनाए, उन्होंने ही जो है धीरे धीरे अपने काम को शुरू करके प्रोडक्शन हाउसेस चालू कर लिए, मोनोपोली बना ली। और आज की तारीख में जो स्टूडियो वाला दौर आया था, सबके साथ टाई अप वगैरह करके, आज तो एकदम बरगद हो गए हैं कि जिसके नीचे जो है कुछ भी फल फूल ही नहीं सकता। और अब आप दूसरों का विरोध कर रहे हैं। भाई, आप बड़े हो गए, अच्छी बात है, कोई नहीं रोकता है बड़े होने से, लेकिन आप ये कहें कि नहीं भाई, जो बाहर से आने वाले हैं उनकी इस फिल्म इंडस्ट्री की ग्रोथ में कोई दिलचस्पी नहीं है, सारी दिलचस्पी सिर्फ हमारी है। तो अगर आपकी दिलचस्पी इंडस्ट्री की ग्रोथ में है, तो आपने क्या किया? आप बताइए, क्या आपने किया कि हम जो सिनेमा बना रहे हैं उसके अलावा जो जिस तरह से सिनेमा ग्रो कर रहा है वर्ल्ड वाइड, या हमारे ही देश में रीजनल फिल्म्स को ही आप ले लीजिए, क्या आपने वैसा कोई कंटेंट समय के साथ बदलते हुए तैयार करने की कोशिश की? क्या आपने कहा कि अगर हम अपने प्रोडक्शन में 2 नेपो किड्स को लॉन्च करते हैं तो चलिए एक हम बाहर वाले टैलेंट को भी लॉन्च करके देखते हैं? नहीं, आपने तो सारी चीजों को बंद कर दिया। आपने जिन फॉर्मूला फिल्मों को बनाया उन्हीं को दोहराते दोहराते जो है सिनेमा को खत्म करने की कगार पे ले आए। आपने तो उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन नहीं है, इनफैक्ट सिनेमा को नहीं, खत्म वो करने में पैसे आपका को, ज्यादा योगदान है। हाँ, वो पैसा बनाने में है। अब आपको डर ये है कि बाहर का कोई आए और वो ना पैसा बनाने लगे, क्योंकि आपको फिल्मों के साथ साथ अब रील्स भी बनानी है इंस्टाग्राम पर, आपको वहां पर भी जो आपको पोस्ट डालने का पैसा मिलता है वो, फिर आप फैशन इंडस्ट्री में भी घुस जाते हैं, फिर आप एड इंडस्ट्री में भी घुस जाते हैं। मतलब सब तरफ हम जमे रहे हैं और ये कहें कि हम तो बहुत लॉयल हैं। नेपो किड्स जो है वो बहुत प्यारे हैं और बड़े मासूम हैं, इनको कुछ नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन बाहर से आने वाले जो हैं उनको पहले अपनी लॉयल्टी साबित कर। ये लॉयल्टी होती क्या है भाई? लॉयल्टी पहले तो आप बताइए कि हमारी लॉयल्टी सिनेमा के लिए है, तो हमारा प्रोडक्शन हाउस है, हमने ये काम इस इंडस्ट्री के भले के लिए किया है या सिनेमा को आगे बढ़ाने के लिए किया है। तो ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट है, बहुत ही मूर्खतापूर्ण। और दरअसल ऐसी ही चीजों की इन लोगों से उम्मीद भी की जाती है। सच तो यही है। ये वाकई मतलब बहुत हंसाने वाला कमेंट है कि सिर्फ वही वफादार होते हैं। तो वफादारी किस तरीके से निभाई जाती है, और ये क्या कोई टेस्ट होगा, कोई सर्टिफिकेट देगा, कहीं से अप्रूवल लगेगा, आपके कंधे पे ऐसे स्टार्स लगाए जाएंगे या कुछ आपको तमगा दिया जाएगा कि नाउ ही इज द वफादार किड, या यही वफादार स्टार हैं। तो वफादारी तो हमारी, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा तो दर्शकों से होनी चाहिए। वफादारी तो दर्शकों से होनी चाहिए जिनसे आप पैसे लेते हैं। वफादारी आपके उन एग्जिबिटर से होनी चाहिए जो आपके ऊपर पैसा लगाते हैं। मतलब अगर आप फिर वैसी फिल्में बनाएंगे जैसी कि पिछले कुछ सालों में पिटती रही हैं,
और आज भी बॉलीवुड कहाँ किस कगार पर खड़ा हुआ है। ठीक है, वफादार कौन है कौन नहीं उसका तो फैसला हो जाएगा, पर आप ये सोचिए कि बॉलीवुड की इंडस्ट्री को तो आप बचा लीजिए, फिर वफादार और शैतान का फैसला आप कर लेना कि कौन बेवफा है और कौन वफादार है। पहले इंडस्ट्री तो बची रहे, उसके लिए कौन कोशिश कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। मुझे लगता है हम आने वाले समय में भी इस तरह से आगे जुड़ते रहेंगे और बात करते रहेंगे। दोस्तों, मैं आपसे एक जानकारी और शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी लाइव मास्टर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में एक लिंक है जिसको हमने पिन किया हुआ है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, एक फॉर्म है उसे भर सकते हैं और उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते होंगे। मेरे बहुत सारे दर्शक हैं जिन्होंने कंटेंट क्रिएटर के रूप में अपना करियर शुरू किया है, कोई इंस्टाग्राम पे रील बना रहा है, कोई फेसबुक के लिए कंटेंट बना रहा है, कुछ यूट्यूब के लिए, और आपकी कई सारी दिक्कतें होती हैं। और मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जहां पर आप पैसा देते हैं और आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपको कुछ सीखना है तो आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, सीधे सवाल पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरीज आपको तुरंत वहीं पर जवाब दिया जाएगा। तो मैं, क्योंकि शुरू से मैंने खुद भी लाइव को ही ज्यादा प्रमोट किया है, लाइव आने में ही मैं सबसे ज्यादा समझता हूँ कि इंटरैक्टिव हो सकता है सेशन, इसलिए जो लिंक है ये लाइव का ही लिंक है। जब आप इसे क्लिक करेंगे आप अपना डेट टाइम चुन सकते हैं और उसी समय पर लाइव आकर मुझसे सीख सकते हैं। जो मेरी अपनी जर्नी रही है, 5 साल का यूट्यूब का करियर है और पिछले 20 साल तो मीडिया में हो चुके हैं, तो मेरे साथ जो भी चीज़ें अभी तक हुई हैं उनका जो निचोड़ है वो मैं आपको बताऊंगा। और एक खास बात और है हमारे कोर्स की कि ये बिल्कुल आज का ताज़ा कोर्स है। ऐसा नहीं कि मैंने 2 महीने पहले कोई वीडियो बनाया था वो मैंने आपको चिपका दिया। आप जिस दिन जिस समय बात कर रहे होंगे मैं उस दिन उस समय उसी वक्त की बात कर रहा हूँ। तो जो यूट्यूब और फेसबुक का फील्ड इतना डायनामिक है, जहाँ रोजाना चेंजेस होते रहते हैं, आपको तुरंत उसकी जानकारी मिलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, आपका भी और दर्शकों का भी कि हम लोग बहुत दिनों बाद आए लेकिन आप लोग जुड़े। और इस लाइव को शेयर कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि हम लगातार लाइव आते रहें, तो जितना आप शेयर करेंगे, इसके नीचे कमेंट करेंगे, वो हमें इनकरेज करता है बार बार लाइव आने के लिए। कई बार दर्शकों का साथ नहीं मिल पाता और इस वजह से हम फिर लाइव के सेशन हमें किसी वजह से हटाने पड़ते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि लगातार हम आते रहें तो आपका भी पार्टिसिपेशन हमें चाहिए होगा, क्योंकि लाइव है, इंटरैक्टिव होना चाहिए। आप हमसे कुछ पूछें, हम जवाब देते रहें, आप इन वीडियो को शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी आपका भी और दर्शकों आपका भी बहुत शुक्रिया।